नमस्कार बच्चों। पिछले दिन हमने जो है मानव नेत्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो आज हम जो है मानव नेत्र की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे जो है मानव नेत्र कार्य करता है उसको समझना है। ठीक है। अब कहीं पर कोई वस्तु थी, वस्तु पर जो है प्रकाश आपतित होता है। आपतित होने के बाद जो है यहाँ कहीं सूर्य है या कोई आपका प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जो है वस्तु पर पड़ा और पड़ने के बाद जो है यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आँख पर पड़ा। ठीक है। आँख पर पड़ता है, आँख के आपके स्वच्छ मंडल या कॉर्निया पर पड़ता है। नेत्र गोलक से होते हुए ये प्रकाश जो है फिर कहाँ जाता है, आपके पुतली पर जाता है सीधे ये। ठीक है ना। और पुतली से होते हुए ये प्रकाश जो है अंदर जाता है फिर यहाँ से ये सीधे। ठीक है, इस प्रकार से ये। और ये जो है अवनेत्र लेंस पर पड़ता है, तो अवनेत्र लेंस जो है इस प्रकाश को जो है कहाँ पर फोकसित करता है। अवनेत्र लेंस जो है इस प्रकाश को आपके रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रकाश वस्तु पर पड़ा और वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे नेत्र के कॉर्निया स्वच्छ मंडल से अपवर्तित होकर के प्रकाश नेत्र गोलक से होते हुए पुतली से अंदर गया और पुतली के बाद जो है प्रकाश जो है अवनेत्र लेंस पर पड़ता है। अवनेत्र लेंस इस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है। और जब जो प्रकाश जो है रेटिना पर फोकसित होता है तो रेटिना पर इस वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना। और यहाँ ध्यान देंगे, जो ये रेटिना होता है ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से निर्मित होता है। जो ही यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के पड़ते ही ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं संवेदनशील हो जाती हैं। ठीक है। और एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत सिग्नल इन दिक्तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। ठीक है। और मस्तिष्क जो है इस विद्युत सिग्नल को पढ़ता है और पढ़ने के पश्चात जो वस्तु उल्टा एवं वास्तविक उसका प्रतिबिंब बना था, वस्तु का जो है उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बना था, उस प्रतिबिंब को सीधा करके भेजता है वापस रेटिना को। ठीक है। और उसके बाद वस्तु यहाँ पर जैसी होती है वैसी हमको दिखाई देती है। यानी वस्तु को सीधा करके जो है मस्तिष्क दिखाता है हमको। ठीक है। और रेटिना पर, यानी इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, दृष्टिपटल पर, या इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम है प्रकाश सुग्राही पर्दा, जो है यहाँ पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। उसको सीधा करके मस्तिष्क दिखाता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब प्रकाश किरण जो है रेटिना पर फोकसित नहीं होगी, या रेटिना से पहले फोकसित होगी, या रेटिना के बाद फोकसित होगी, तो क्या होगा। ठीक है ना। समझ लो कि प्रकाश किरण जो है रेटिना से पहले फोकसित होगी, आगे पहले ही जो है क्या हो गया, एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रकाश किरण ने यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया है ये। ठीक है ना। अब ये रेटिना से पहले काचाभ द्रव्य में क्या हो गया है, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर चुकी हैं। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब अब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। अब प्रतिबिंब जब यहाँ बनता है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं तो किसी प्रकार से विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेंगी नहीं अब। ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न नहीं करेंगी, क्या वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वस्तु हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले ही क्या हो चुका है, प्रकाश काचाभ द्रव्य में ही फोकसित हो चुका है। ठीक है ना। और यहाँ जो है रेटिना तक प्रकाश किरणें सीधे नहीं पहुँच पा रही हैं, फोकसित नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर बने हुए प्रतिबिंब को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। या फिर इस पर्दे के बाद यहाँ पर कहीं फोकसित होता है, ये समझ लीजिए, पीछे फोकसित होता है। तो पीछे फोकसित होने पर भी जो है
इस पर्दे के प्रकाश सुग्राही पर्दे के यानी रेटिना के या दृष्टिपटल के पीछे अगर जब प्रकाश किरणें फोकसित होती हैं तो यहाँ का भी जो है जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब को भी जो है हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, इस वस्तु को हम यहाँ पर भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, इसे कहाँ फोकसित होना है, इसको ठीक जो है इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित होना है, तभी हम जो है वस्तु को देख पाएंगे। अन्यथा इससे पहले फोकसित होता है या इसके बाद प्रकाश किरणें फोकसित होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन ही नहीं रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वस्तु को देखने के लिए उससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए, उसी के बाद हम वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अभी दृष्टि दोष आएंगे आपके, वहाँ इन चीज़ों को आप समझेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र की पूरी क्रियाविधि मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर अगली चीज़ आती है समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता क्या होती है उसको समझेंगे, इसी पर बताता हूँ समंजन क्षमता को मैं आज। ठीक है, अब समंजन क्षमता होती क्या है? मानव नेत्र में एक अभिनेत्र लेंस होता है। क्या होता है? मानव नेत्र में एक अभिनेत्र लेंस होता है, जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, इस क्रिस्टलीय लेंस का या इस अभिनेत्र लेंस का, ठीक है, पश्चिमावी पेशियों के द्वारा इसकी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्रिया जो कहलाती है, उसी को जो है समंजन क्षमता कहते हैं। हेडिंग डालो समंजन क्षमता। ठीक है, ध्यानपूर्वक हेडिंग डालना आप। समंजन क्षमता, ये सब लिखेंगे आप स्वयं, मैं बोलूँगा सिर्फ बस। ठीक है बेटा, तो मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा आप। ठीक है, मानव नेत्र में उसका एक अभिनेत्र लेंस होता है। ठीक है, और इस अभिनेत्र लेंस के क्या कहते हैं, अप और डाउन में दोनों में देख रहे हो क्या लगी हुई हैं, ये पश्चिमावी पेशियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, ये पश्चिमावी पेशियाँ जो है इस अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता को बनाए रखती हैं, यानी मानव नेत्र की समंजन क्षमता को बनाए रखती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान देना, अब कैसे समंजन क्षमता बनती है। कल आपने जो है पश्चिमावी पेशियों के कार्य पढ़ रखे हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वही समंजन क्षमता है बस। ठीक है, जब पश्चिमावी पेशियाँ शिथिल होती हैं, जब क्या होती हैं, पश्चिमावी पेशियाँ शिथिल होती हैं, यानी बाहर की ओर जाती हैं ये। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में जो मानव का जो अभिनेत्र लेंस है, जो क्या कहते हैं रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ये क्या होता है, ये भी जो है बाहर की ओर जाएगा, और बाहर की ओर जाएगा तो ये पतला होगा। पहले मोटा था तो फिर क्या बन जाएगा आपका, पतला हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में इसकी जो वक्रता होगी ये, ठीक है ना, अभिनेत्र लेंस के जो अपवर्तक पृष्ठ हैं, इन अपवर्तक पृष्ठ क्या हो जाएंगे, कम वक्रित हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये कम वक्रित होंगे तो इनकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अगर इनकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो ये दूर की वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कंडीशन में हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा होता है जब ये अभिनेत्र लेंस अभिनेत्र लेंस के साथ लगी हुई जो पश्चिमावी पेशियाँ हैं, ये क्या होती हैं, ये सिकुड़ती हैं, ये यानी अंदर की ओर आती हैं, सिकुड़ने में अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है ना, और शिथिल होने में बाहर की ओर जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, जब ये सिकुड़ती हैं तो सिकुड़ने के कारण ये जेलीवत पदार्थ से बना हुआ, जो रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बना हुआ जो अभिनेत्र लेंस है, ये अंदर की ओर पिचकेगा।
ठीक है बेटा। और अंदर की ओर पिचकेगा तो इसकी मोटाई जो है बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इसकी मोटाई बढ़ जाएगी तो इसके जो आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं, इन अपवर्तक पृष्ठों की जो है वक्रता बढ़ जाएगी, और वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, और फोकस दूरी घट जाएगी तो हम नज़दीक की वस्तुओं को देख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है पश्चिमाभिपेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना एवं घटना ही समंजन क्षमता कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई ना? समंजन क्षमता है क्या? ठीक है ना। मानव नेत्र में उसके अभिनेत्र लेंस की पश्चिमाभिपेशियों के द्वारा उसकी फोकस दूरी का घटना एवं बढ़ना ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसको आप लिखेंगे बेटा अच्छी तरह से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपकी कि ये समंजन क्षमता क्या है, ठीक है कि नहीं। तो समंजन क्षमता आपको मैंने बता दिया है, चित्र के माध्यम से पूरा समझा दिया है। ये चित्र बनेगा आपका अच्छी तरह से, ठीक है ना। और जो मैंने बताया इसको लिखना होगा आपने, ठीक है ना। और मानव नेत्र की पहले क्रियाविधि लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद फिर समंजन क्षमता पर जाएंगे, ठीक है। पहले जो कल जो कार्य हैं वो पूरे लिखे होंगे आपने। अब आता है निकट बिंदु। अगला बिंदु आता है निकट बिंदु। निकट बिंदु, ये निकट बिंदु क्या होता है? नियर पॉइंट, ठीक है। अब ये निकट बिंदु क्या होता है ध्यान रखना। अब जो ये मानव नेत्र होता है, अब मानव नेत्र में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो नेत्र है, इस नेत्र में किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। इसको बिल्कुल जो है शांत कर दो, आँखों को बिल्कुल शांत रखो और देखो। एक जो है किताब को पकड़ो, किताब को पकड़ने के बाद जो हाथ में पकड़ो और उसको उसके अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। और किताब को ऊपर नीचे धीरे धीरे ले जाओ, ठीक है बेटा। किताब को क्या करना है? धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे लेना है, ऐसे ही, ठीक है ना। और जहाँ पर आपको अनुभव होता है कि अब जो है हमारी आँख में क्या हो रहा है, बिल्कुल भी खिंचाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो ही नहीं रहा हमारी आँखों पर, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर यानी जिस बिंदु पर आपकी आँखों में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, यानी अभिनेत्र लेंस बिल्कुल क्या है आपके, किसी प्रकार से जो है पश्चिमापेशियों में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। पश्चिमापेशियाँ अपने में शांत हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी फिक्स हो रखी है, ठीक है ना। वो जो दृष्टि है आपके आँखों से लेकर के आपकी पुस्तक तक की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं निकट बिंदु, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। मानव नेत्र बिना किसी तनाव के, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो अच्छी तरह से, मानव नेत्र बिना किसी तनाव के जिस दूरी के वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, ठीक है ना, वह दूरी निकट बिंदु कहलाता है। यानी उतनी दूरी पर स्थित जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? मानव नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। और इसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे, अपनी आँखों से जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी के वस्तुओं को बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख पाएंगे, ठीक है ना। अब अगला आता है दूर बिंदु। दूर बिंदु यानी फार पॉइंट। अब फार पॉइंट का मतलब इसको समझना है। अब मानव नेत्र जो है बिना किसी तनाव के, ठीक है कि नहीं, बिना किसी तनाव के जितनी दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, ठीक है कि नहीं, जितनी दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है उस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, उस दूर क्या कहते हैं, जितनी दूरी की वस्तुओं को देख पा रहा है मानव नेत्र से लेकर के वहाँ तक की जो दूरी होती है ये जो है दूर दृष्टि कहलाएगी, ठीक है कि नहीं।
बात समझ में आएगी नहीं, यानी उस वहाँ पर जो स्थित जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, आपका दूर बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना। और ये दूर बिंदु होता है अनंत पर, अनंत पर। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये जो है जो निकट बिंदु है, ये जो दूर बिंदु है, अभी दृष्टि दोष आते हैं, तो उन दृष्टि दोषों पर जो है इसका क्या होता है, आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। ठीक है नहीं, इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, इतना समझें। तो अगला होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद अब ये मोतियाबिंद क्या होता है, आपने निकट बिंदु को पढ़ लिया है, दूर बिंदु को पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब मोतियाबिंद क्या है, अब एक उम्र होती है बेटा, ठीक है ना। मनुष्य के जीवन में एक ऐसी उम्र आती है, लगभग 50 साल से ऊपर की उम्र जब हो जाती है, यानी 60 साल 50 साल से बीच जो उम्र होती है, या 60 से 70 साल के बीच की जो उम्र होती है, अपने अपने जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसका जो अभिनेत्र लेंस होता है, ठीक है कि नहीं, ये जो अभिनेत्र लेंस होता है, ये अभिनेत्र लेंस जो है धीरे धीरे दुधिया हो जाता है, इसका रंग जो है भूरा हो जाता है। ठीक है कि नहीं। और भूरा होने के कारण, ठीक है ना, ये जो है वस्तुओं को फिर रेटिना, वस्तु से आने वाले प्रकाश को जो है रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब ये जो है अर्ध पारदर्शी हो गया है, ये पारदर्शी नहीं रहा, ये क्या बन गया आपका, अर्ध पारदर्शी हो गया। और अर्ध पारदर्शी वस्तुओं से क्या हम वस्तुओं को साफ देख पाते हैं क्या, आर पार नहीं देख पाते हैं, यानी प्रकाश जो है पूरा आर पार नहीं जा सकता है। अब सुन रहे हो ना, जब ये क्या होगा, ये अभिनेत्र लेंस जो है क्या हो जाएगा, सफ़ेद पड़ जाएगा, दुधिया पड़ जाएगा, दुधिया रंग का पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो उन बुजुर्गों की आंख में साफ अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट ऐसा लगता है कि उसका जो आंख कैसी बन गया है, उसमें जो है एक सफ़ेद पर्दा चढ़ गया है। ठीक है कि नहीं। जो पुतली होती है, पुतली के अंदर की ओर ऐसा लगता है कि अब जो है क्या हो गया, अंदर सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद जैसे पहले धुंधला हल्का हल्का भूरा होता है, भूरा होने के बाद धीरे धीरे बादल जैसा होता है, बादल के बाद फिर अंत में क्या बन जाता है, सफ़ेद बन जाता है। ठीक है, उसे ही हम जो है मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है ना। अब उस मोतियाबिंद से क्या होता है, प्रकाश किरणें जो है फिर आर पार नहीं जा सकती हैं। ठीक है ना। और प्रकाश किरण जो है उसके दूसरी ओर नहीं जाएंगी तो प्रकाश क्या होगा आपका, यहाँ पर फोकसित होगा ही नहीं रेटिना पर। अगर प्रकाश जब रेटिना पर फोकसित नहीं होगा तो वस्तुओं को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अभिनेत्र लेंस का ऐसे ही दुधिया यानी सफ़ेद हो जाना ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। बाद में जो है डॉक्टर क्या करते हैं, जो ये इसका जो नेचुरल जो आपका अभिनेत्र लेंस था, इसको निकाल करके यहाँ पर आर्टिफिशियल जो है अभिनेत्र लेंस लगाते हैं। ठीक है ना। और कुछ समय बाद जो है ये आर्टिफिशियल जो आपका अभिनेत्र लेंस है, ये भी जो है नेचुरल लेंस की ही भांति, अभिनेत्र लेंस की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। और उसके बाद जो है उनकी आंखें फिर से क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा, कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा है और काला चश्मा हमारे क्या कहते हैं, अम्मा लोग फिर पहनते हैं कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए काला चश्मा पहनते हैं, क्योंकि उस समय क्या होनी चाहिए, आँख में किसी प्रकार का धुआं नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, या धूल धक्कड़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, ये सावधानियां होती हैं, तो सावधानियों को बरतना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए वो काला चश्मा पहनते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में धूप नहीं जानी चाहिए, तो सब जो है उसके लिए क्या कर रखा है, काला चश्मा सरकार अपनी तरफ से फिर देती है। या जहाँ क्या कहते हैं, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करेंगे तो वो हॉस्पिटल से क्या मिलेगा, चश्मा मिलेगा। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन होकर के उस मोतियाबिंद को हम जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है।
अगला आता है दृष्टि क्षेत्र। मोतियाबिंद आप समझ गए होंगे। अब है दृष्टि क्षेत्र। इन सारे पॉइंटों को आपने लिखना है चित्र से, और चित्र भी बनने हैं, ध्यान रखना। अब ये दृष्टि क्षेत्र क्या है? अब मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में जो है उसका जो एक नेत्र होता है उसका दृष्टि क्षेत्र होता है 150 के अंश के कोण पर। ठीक है नहीं? मैं यहाँ पर देखो, आप मानव नेत्र बना रहा हूँ आपके लिए, हल्का डायग्राम बनाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मानव नेत्र ही जैसा बन जाए। ठीक है नहीं? चित्र बनेगा आपके लिए। ठीक है, वैसे बना रहा हूँ मैं ये, आप तो इससे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मानव नेत्र हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर बीच में क्या है हमारी? ये नाक है कि नहीं? अब देखो, इस नाक से यहाँ से लेकर के यहाँ देखिए ये हो गया, और नाक से ऊपर बढ़ाते हैं तो ऐसे कोण बन जाता है आपका ये एक। ठीक है? जो ये दृष्टि क्षेत्र का जो ये कोण है, यहाँ से लेकर के यहाँ की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। आप अगर हाथ को सीधा करोगे, ठीक है कि नहीं, दोनों हाथों को 80 डिग्री के अंश पर लाओगे तो एक आंख से एक हाथ को देख पाओगे, एक आंख से एक हाथ को देख पाओगे। ठीक है कि नहीं? इतना देख पा रहे होंगे आप। ठीक है ना? ये जो दृष्टि क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दृष्टि क्षेत्र है, ये जो है 150 के कोण पर है। ठीक है कि नहीं? अब दूसरी आंख है, इसका भी क्या है दृष्टि क्षेत्र? लगभग ऐसा ही तो होगा, 150 ही तो होगा, या बढ़ जाएगा ऐसे ये। ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ का तो दृष्टि क्षेत्र है, ये भी क्या हो गया? 150 अंश हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो, अब दोनों आँखों का जो दृष्टि क्षेत्र है कितना हो गया है? देखो, पूरा ये सीधा हो गया है कि नहीं हो गया है? और बीच का ये क्षेत्र क्या आ गया है? कॉमन आ गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से दोनों आँखों का जो दृष्टि क्षेत्र बन रहा है आपका ये, ठीक है ना, इस प्रकार से दोनों आँखों का जो दृष्टि क्षेत्र बन रहा है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कितना बन गया है? 180 का बन गया है। ठीक है ना? दो आँख होने से जो है हमारा क्या हो गया है? दृष्टि क्षेत्र 180 हो गया है। और हमारी आँखें जो है सामने होती हैं, क्या कहते हैं, पार्श्व साइड में नहीं लगी होती हैं, सामने लगी होती हैं। ठीक है ना? पार्श्व साइड में लगी होती हैं, तो जो पार्श्व साइड में लगी हुई जो आंखें होती हैं उनका दृष्टि क्षेत्र जो है 360 अंश का हो जाता है। ठीक है ना? सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे हैं? और हमारी आंखें जब सामने होती हैं तो सामने होने के कारण हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है कितना हो गया है? 180 अंश का हो गया है। और एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है 150 होता है। ठीक है? सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ध्यान देना इस बात पर। ठीक है ना? अब आगे बढ़ना है इसी पर। अब हमारी जो है दोनों आँखों से जो है प्रतिबिंब बनाने की क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। एक आँख जो है अलग क्षमता का प्रतिबिंब बनाती है, दूसरी आँख जो है अलग क्षमता का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है ना? और दो आँख होने के कारण जो है हमारे क्या कहते हैं, आँखों के अंदर जो काचाभ द्रव होता है उसमें जो है प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसलिए हमारा जो क्या है, ये आँखें जो है क्या है आपकी? संसूचक हैं ये। ठीक है ना? एक संसूचक जो है उसकी क्षमता अलग होती है और दूसरे संसूचक की क्षमता क्या होती है? अलग होती है। अगर दो संसूचक हो गया तो इससे जो है दृष्टि क्षेत्र क्या बन जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? और ये अलग प्रतिबिंब बनाता है, ये अलग प्रतिबिंब बनाता है। और ध्यान देंगे, दोनों के द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हमारे मस्तिष्क के पास जाते हैं। ठीक है? ये आँख जो प्रतिबिंब बनाता है इसका प्रतिबिंब, और जो ये आँख बनाती है प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएंगे? आपके दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा? मस्तिष्क के पास जाएगा। और मस्तिष्क जो है उन दोनों प्रतिबिंबों को पढ़ेगी अच्छी तरह से। ठीक है ना? और दोनों प्रतिबिंबों को एक कर देती है।
ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से हमारे जो दृष्टि जो होती है वो क्या हो जाती है, ये जो है त्रिविम हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिविम, यानी 3D में बन जाती है, 3D वाली दृष्टि बन जाती है। यानी हम किसी भी वस्तु पर जो है गहराई भी देखते हैं। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? अगर हम एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से जो है क्या करें, वस्तुओं को देखें, एक ही आंख से वस्तुओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार थोड़ा चपटा टाइप का लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? आप प्रैक्टिकल करें इसका, ठीक है ना? अगर आप एक आंख बंद कर लेंगे, सिर्फ एक ही आंख से जो है वस्तुओं को देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो संसार होगा वो चपटा नजर आएगा। ठीक है ना? अब दोनों आंखों से अगर आप वस्तुओं को देखेंगे तो उसमें जो है आपको वस्तु में क्या दिखेगी, उसकी गहराई भी दिखेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। और चपटा जब दिखता है तो क्या बन जाता है, ये 2D होती है आपकी, द्विविम होता है ये, और ये क्या बनता है, ये त्रिविम है। ठीक है ना? दोनों आंखों से हम जो है त्रिविम चाक्षुकी वाले बन जाते हैं, और एक आंख से हम जो है क्या बन जाते हैं, द्विविम चाक्षुकी वाले बन जाते हैं। ठीक है ना? इसमें जो है हमको वस्तु की गहराई नज़र नहीं आएगी, और इसमें हमको जो है वस्तु की गहराई नज़र आएगी। ध्यान रखना इतना, ठीक है ना? तो ये दृष्टि क्षेत्र क्या है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, पूरी व्याख्या कर दी आपके सामने। आप जो है इसके अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे चित्र के माध्यम से। ठीक है? अगला आता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष तथा उनका निवारण या संशोधन। तो अगला पॉइंट ये है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान देना है आपको। जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का खो जाना। ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब समंजन क्षमता कब खोएगी, ये चित्र है, मैं एक ही चित्र में जो है पूरा समझाऊंगा आपको, पर आपको चित्र अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, काम आपके लिए बढ़ रहा है, मेरे पास तो एक बार जो बन गया वही चलेगा। ठीक है? तो अब समंजन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, है कि नहीं? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना, घटना और बढ़ना क्या हो जाना, खत्म हो जाना। यानी अब जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है ना? पश्चिमा पेशियां जहां पर हैं वहीं पर स्थिर हो जाती हैं, इसका मतलब अब पश्चिमा पेशियां जो है गति करने वाली नहीं है, ना तो वो शिथिल पड़ने वाली हैं, ना वह आपका सिकुड़ने वाली हैं। अगर वो सिकुड़ी हैं तो सिकुड़ी ही रहेंगी, अगर वो शिथिल हो गई हैं तो वो शिथिल ही रहेंगी, अगर सिकुड़ गई हैं तो सिकुड़ी रहेंगी, अगर वो शिथिल हो गई हैं तो शिथिल ही रहेंगी। ठीक है ना? पश्चिमा पेशियों ने कार्य करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इस प्रकार से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित नहीं हो पाती है। ठीक है ना? और इसी क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजित ना हो पाना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। यानी समंजन क्षमता का खो जाना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। ये दृष्टि दोष आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्या है आपके दृष्टि दोष है। ठीक है? ये 3 प्रकार के। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है? सेकंड होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसे बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है? और आपका तीसरा होता है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया। ठीक है?
कभी कभी जो है इंग्लिश में नाम आ जाते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, उसका निवारण कैसे होता है, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है दूरदृष्टि दोष आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे उसके बारे में। ठीक है ना। तो ये नाम आप जो है इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। ठीक है। तो अब जो है इन्हीं दृष्टि दोषों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज करें या कल करेंगे? अब समय तो 30 मिनट से ऊपर हो गया है, तो अब मैं चाहूँगा कि इनका अध्ययन जो है कल ही करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जितना मैंने आज पढ़ा रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ाया, मानव नेत्र की क्रियाविधि पढ़ाई। चित्र बनेगा, पूरी क्रियाविधि लिखोगे। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा फिर क्या पढ़ाया, समंजन क्षमता पढ़ाया। समंजन क्षमता में जो है चित्र बनेगा, उसकी व्याख्या होगी। ठीक है ना। निकट बिंदु पढ़ाया, दूर बिंदु पढ़ाया, पूरा पढ़ा रखा, समझा रखा चित्र से। ठीक है ना। ये भी समझा रखा अच्छी तरह से। मोतिया बिंदु समझा रखा, चित्र के माध्यम से समझा रखा है ये। ठीक है। और कैसे जो है इसका निवारण होता है ये भी बता रखा है। ठीक है। नहीं, दृष्टि दोष, दृष्टि क्षेत्र बता रखा है। ठीक है ना। पूरा व्याख्या कर रखी है इसकी, पूरा आप जो है वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाएंगे। अगला है दृष्टि दोष, उसका निवारण। तो इसका अध्ययन जो है अब हम कल करेंगे। ठीक है ना। उसमें जो है कल हम जो है इन दोनों का अध्ययन करेंगे। अगर 3 के तीनों का हो जाएगा तो 3 के तीनों का करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही। इतना काम जो है आप पूरा करके मुझे कल दिखाएंगे। ठीक है।